Healing always takes time. So if you're going through a breakup or a heartbreak or any such kind of situation, any such kind of phase, so you need to understand this, that healing always takes time. It always takes time to heal up. So अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपको सबसे पहले ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप इस प्रोसेस में हैं तो ये इसमें समय लगेगा. बिकॉज कई बार लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना शुरू करते हैं, एक खुद को बर्डनाइज करना शुरू करते हैं इन वाले थॉट से कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति हुई है तो बस नेक्स्ट मॉर्निंग आप बस ठीक हो जाएंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग आप अच्छा फील करने लगेंगे. और इवन इफ़ यू आर फीलिंग दिस वे, अगर आप एक हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो लोग अपने आप से ही उम्मीद लगाते हैं, अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं या खुद को ओवर बर्डनाइज करते हैं कि बस एक चुटकी बजाएंगे और सारी चीज़ें हील हो जाएंगी. सो अगर आप इस एक्सेप्टेंस को समझ करके चलेंगे दैट हीलिंग इज़ अ प्रोसेस एंड इट ऑलवेज टेक्स टाइम. सो खुद को समय दीजिए हील होने के लिए. बिकॉज कई बार ऐसी स्थिति में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं विच इज़ मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग दिस टाइम. कई बार बिकॉज सोशल मीडिया का भी एक पीयर प्रेशर होता है दिमाग पे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप किसी रिलेशनशिप में किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में ख़ास तौर पे अगर किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें नेक्स्ट थॉट यही होता है कि बस अब सब चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट हीलिंग ऑलवेज टेक्स टाइम. और आपको खुद को समय देना चाहिए बिकॉज जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है. सो अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है. दिस इज़ अ लिटिल ट्रिकी टॉपिक, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी भी है. सो इफ़ यू वांट देन आई वुड टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक टॉपिक इन सम इंडिविजुअल वीडियो, बट इट्स ऑल अप टू यू. तो अगर आपको लगता है कि बात करनी चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा एंड आई विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड ऑल दीज टॉपिक्स. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट दैट. बहरहाल हम बात कर रहे हैं मंथली सीरीज़ के बारे में. मंथली सीरीज़ का ये 4th वीडियो है. कैंसेरियंस के लिए यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए वीडियो रहेगा. आप अपनी चंद्र राशि से ये वीडियोस देख सकते हैं. दूसरी बात ये है कि इस बार की जो वीडियोस हैं, सबसे पहले आप आपका चार्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. आपका चंद्र राशि के हिसाब से देखा जाए तो गुरु बुध जो हैं यानी कि जुपिटर एंड जो मर्करी हैं वो आपके 10th हाउस में रहेंगे. सूर्य राहु और शुक्र का कंजंक्ट है यहाँ पर 9th हाउस में. शनि मंगल आप लोगों के लिए 8th हाउस में रहेंगे और वहीं पर केतु जो है वो आपके लिए 3rd हाउस यानी कि पराक्रम भाव में रहने वाले हैं. नाउ इनिशियल फेज में अगर बात की जाए, देखिए भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कर्म स्थान में बैठे हैं और वो भी राजयोग बना करके बैठे हैं. इस अवधि के अंदर कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे क्योंकि राजयोग बन रहा है. बुध भी वहीं पर ही बैठे हुए हैं. अब क्योंकि गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं तो आप देखेंगे इस अवधि में आपका जो बातचीत करने का तरीका है वो लोगों को प्रभावित करेगा. एंड बिकॉज वर्क प्लेस पर बैठे हैं तो यहाँ पर कई सारे काम आपके बनते हुए नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. हो सकता है कुछ ऐसे काम जो लोग एज अ स्पीकर कहीं पे काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी स्थितियां बेहतर होती हुई नज़र आती है. आपको नए प्लेटफॉर्म्स मिल सकते हैं, आपको कहीं पर मान सम्मान मिल सकता है. इस अवधि में आपको कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं. सो वोकल एरिया से जुड़ा हुआ, स्पीच से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे उसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा. बट 9th अप्रैल को जो मर्करी हैं वो रेट्रोग्रेड होकर के एक राशि पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पर परिस्थिति में थोड़ा सा बदलाव होगा. बट लेकिन भाग्यस्थान के स्वामी क्योंकि 10वें भाव में है तो राजयोग की परिस्थिति तो तब भी रहेगी क्योंकि जुपिटर 1 मई तक इसी राशि में रहने वाले हैं. सो आप लोगों के लिए अभी कार्यक्षेत्र के लिहाज से अच्छा समय दिखाई देता है. अब अगर मैं यहाँ पर 10th हाउस के एस्पेक्ट से देख रही हूँ तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं. ख़ास तौर पर आप अपने काम को लेकर के बहुत फोकस्ड रहेंगे, बहुत डेडिकेटेड रहेंगे, बहुत तरीके से अपने काम को पूरा करेंगे. इस अवधि के अंदर सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ अगर कोई कामकाज है तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इनिशियल फेज़ में आ सकती है. लेकिन आपके जो वरिष्ठ हैं
आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो हायर अथॉरिटीज़ के लोग हैं, वो आप लोगों से खुश रहेंगे। इस अवधि के अंदर आपकी इनकम सोर्सेज बढ़ सकती हैं, प्रॉफिटेबल गेन्स हो सकते हैं। अगर इन केस व्यवसाय कोई निवेश करना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, स्थितियाँ आप लोगों के लिए बेहतर बन रही हैं। व्यापार की गति हो सकता है इनिशियल फेज में थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके आपके लिए एक जो एफर्ट है आपका वो बढ़ेगा और काफ़ी हद तक आपके रिस्पॉन्सेस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नौकरी पेशा जो लोग हैं और स्विच ओवर करना चाहते हैं बिजनेस की तरफ, और मान लीजिए साइड बाय साइड आप कुछ बिजनेस कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी बन रही हैं। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे मिड ऑफ द मंथ में कई सारे चैलेंजेस, कई सारी चुनौतियाँ आपके सामने आएंगी, बट यू विल गो थ्रू। तो आपके लिए महीना जो है कामकाज के लिहाज से, कार्यक्षेत्र के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। नाउ लेट मी कम ऑन टू द फिनेंसेस। आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए कैसी रहेगी? एक छोटी सी चीज़, कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ पर इंग्लिश के वर्ड्स बोलती हूँ वहाँ पे मैं उसे हिंदी में भी बोल देती हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी परेशानी इसमें होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ माई एक्सेंट, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए, आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात की जाए तो ये महीना देखिए भाग्य स्थान क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर रहने वाला है। भाग्य स्थान में आपके लिए सूर्य, राहु और शुक्र की युति बन रही है। आर्थिक स्थिति क्योंकि शुक्र जो है वो राहु के साथ विराजमान है और शुक्र का ट्रांजिट बहुत मंथ के एंडिंग में हो रहा है, लगभग 25 अप्रैल को होगा। तो ये जो अवधि रहेगी आपके लिए महीने की शुरुआत में थोड़े से इनकम सोर्सेज के लिहाज से तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपकी खासतौर पे खर्चों को बढ़ाएगी। इस अवधि के अंदर बेफिजूल के खर्चे जो हैं वो उठ सकते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी वाला दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे लगभग मिड ऑफ द मंथ में, जब तक सूर्य ट्रांजिट नहीं कर जाते, तब तक स्थितियाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली हो सकती हैं। इस अवधि में काफ़ी हद तक पैसे को इन्वेस्ट करने का योग तो बन रहा है, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट्स आना, वहाँ से आउटपुट आना, वो थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। अगर मान लीजिए आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं नज़र आएगा आपको, और ख़ासतौर पे जो लोग इंट्राडे वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए तो इस अवधि में थोड़ा सा सतर्क ज़रूर रहेगा, क्योंकि ट्रांजिशन वाला फेज़ है। सो यू नीड टू बी केयरफुल अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से बात की जाए तो स्वास्थ्य के नज़रिए से आपको थोड़ा सा यहाँ पर परेशान करेगा ये महीना, क्योंकि शनि मंगल एक साथ अष्टम भाव में रहेंगे महीने की शुरुआत में। मंगल हालांकि महीने के बहुत एंड में जाकर के ट्रांजिट करेंगे, 24 अप्रैल को मंगल का ट्रांजिट होगा और मंगल चले जाएंगे उसके बाद नवम भाव में। लेकिन इनिशियल फेज में तो मंगल शनि एक साथ ही रहने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, चोट आदि लगने से बचेगा, एक्सीडेंट से बचेगा। दिस इज़ वेरी श्योर कि मंगल जो है और मंगल शनि जब साथ में आएंगे तो पहला काम तो चोट आदि लग सकती है। तो इस महीने के अंदर जो फीमेल्स हैं उन लोगों के लिए साइकिल्स डिस्टर्ब हो सकती हैं। सेकेंडली, बॉडी में कहीं ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हैं वो आ सकते हैं। रक्तचाप से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य, राहु और शुक्र भी नवम भाव में है। नवम भाव कहीं ना कहीं पे पीड़े दिखाई देता है। मंगल शनि एक साथ है। मंगल जो है लगभग 24 अप्रैल को ट्रांजिट कर जाएंगे और चले जाएंगे वो 9th हाउस में, जहाँ पर ऑलरेडी राहु विराजमान रहेंगे पहले से। तो ये एक तरीके का अंगारक योग का निर्माण भी हो रहा है। अब परिस्थिति इस तरह की बनती है कि फादर की हेल्थ को लेकर के भी इस अवधि में आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। आप लोगों के लिए खुद के लिए पैरों से जुड़ी हुई, जोड़ों के दर्द से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। हड्डी का रोग परेशान कर सकता है। तो जिन लोगों को इस तरह की कोई एस्पेक्ट बनते हैं कि भाई ऐसी कोई परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन से आप ऑलरेडी निकल रहे हैं, तो अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस अवधि में ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये महीना कैसा रहेगा। खासतौर पे अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात कर रही हूँ तो आप लोगों के लिए शनि क्योंकि अष्टम भाव में है, मंगल के साथ बैठे हैं, इस अवधि के अंदर वैवाहिक जीवन को लेकर के कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं शनि और मंगल के साथ बैठे हुए हैं। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आपके स्पाउस की हेल्थ परेशान आपको कर सकती है। इस हेल्थ को लेकर के आपकी जो टेंशन है, आपकी जो एक स्ट्रेस है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। ससुराल पक्ष से भी कहीं ना कहीं पे
किसी से कोई ऐसी खबर आपको सुनने को मिल सकती है इनिशियल फेज में जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी आपको। अगर बात की जाए महीने का एंडिंग, तो महीने का एंडिंग आपके लिए राहत भरा रहेगा, लेकिन बहुत हद तक राहत नहीं मिल पाएगी। इस अवधि में कोशिश ये कीजिएगा कि आप एक तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करेंगे घर के अंदर। अगर आप ऑडियो में भी सुनते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी रेमेडी आप लोग ये कर सकते हैं, खासतौर पे दाम्पत्य जीवन के लिए आप भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा, माँ पार्वती का पूजन ज़रूर करें इस अवधि के अंदर। गणगौर जो है वो भी 11 अप्रैल को ही इस बार रहने वाला है, तो आप भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन भी संयुक्त रूप से ज़रूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से महीना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति और बुध जो हैं आपके दशम भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो पहली बात तो ये होगी कि मदर की हेल्थ में इस अवधि में इम्प्रूवमेंट आप लोगों के लिए नजर आएगी। तो मदर की हेल्थ में आप लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट नजर आएगी, लेकिन दूसरी तरफ शनि और मंगल जो है वो पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं, और खास तौर पे मंगल आपके तीसरे भाव को भी देखेंगे, जिसकी वजह से भाई बहनों के बीच में भी टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आती है। अब सेकंड हाउस क्योंकि कुटुंब का घर होता है, शनि मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब हो सकता है, वाद विवाद की स्थिति बनती है जब तक मंगल वहां से नहीं निकल जाते। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर डिसीजन मेकिंग अगर आप कोई भी कर रहे हैं तो बहुत मेजर डिसीजंस नहीं लीजिएगा, या बहुत एग्जैजरेट करके कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लीजिएगा, या बहुत ऐसा नहीं है कि कोई वाद विवाद चल रहा है उसके बाद आप तुरंत फैसला ले लें। तो ऐसी परिस्थितियां आप लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, या हो सकता है आपको ऐसे डिसीजंस के बाद पछताना पड़ जाए, रिग्रेट करना पड़ जाए। इस अवधि के अंदर कोशिश ये करें कि आप लोग घर के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये समय जो रहेगा इनिशियल फेज में डिस्ट्रैक्शन लेकर के आएगा, लेकिन आफ्टर 15 अप्रैल आपके लिए स्थितियों में सुधार आना शुरू होगा। ये जो फर्स्ट हाफ रहने वाला है इसमें काफ़ी हद तक चांसेस बनते हैं कि आप कोई गलत डिसीजन लेने की तरफ इंक्लाइंड रहेंगे, या फिर हो सकता है जल्दबाजी में कोई फैसला करें। मान लीजिए स्कूल्स अभी एग्जाम्स हुए हैं, आपको अगर कॉलेज के लिए कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए आप बहुत जल्दबाजी करेंगे, तो मे बी जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके हाथ से निकल जाएं। तो बहुत सोच समझ के हर चीज़ के अपने लिए हर एक सही गलत को सोच करके समझ करके उसके बाद ही डिसीजन मेकिंग कीजिएगा। तो ऐसी स्थितियों में आप हर चीज़ को सोच समझ करके ही डिसीजन लीजिएगा। इस अवधि में क्या रेमेडी कर सकते हैं कर्क राशि वाले लोग, तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि देखिए, गणगौर भी इसी महीने में है, भगवान शिव की पूजा, माँ पार्वती का पूजन इस अवधि में किया जाता है। सबसे पहला काम तो ये कीजिए, इस पूरे महीने के अंदर शिव चालीसा का पाठ ज़रूर करें, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। शिवाष्टक का पाठ वो लोग करें जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है या एंग्जाइटी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, और कोशिश करें शिवलिंग पर आप जल ज़रूर अर्पित करें नमः शिवाय बोल करके। और शिवाष्टक का पाठ हर मंडे आप लोग कर सकते हैं, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग डेली भी करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि कर्क राशि वाले लोग इस महीने में कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। नमस्कार।